हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th संस्कृत के 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में आप लोग याद रखिएगा, पंडित क्षमा राव जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि हर जगह गाई जाती है। तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में पुराने से कितने पद ली गई है। तो यहाँ पे पुराण होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत महिमा पाठ में पुराण से 2 पद लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो शैशव संस्कार यानी कि बाल संस्कार आप लोग याद रखिएगा 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा गौदान नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद यानी कि मंत्र है। तो भारत महिमा पाठ में कुल मिलाकर के 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है यहाँ का संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर आप लोग याद रखिएगा ये मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आलसाला में आग कब लगाई गई। तो आलसाला में आप लोग याद रखिएगा जब सभी सो रहे थे तब आग लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास आप लोग याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यूनान का राजदूत कौन है। तो यूनान का राजदूत आप लोग याद रखिएगा कौन है, मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कुमुदी महोत्सव जो था वो किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुल गृह आप लोग याद रखिएगा पटना महानगर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो आप लोग याद रखिएगा गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियां समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़ करके मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का गांव आप लोग याद रखिएगा टंकारा गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि विखन टोला देखने कौन आया था। तो विखन टोला गांव कौन देखने आया था। तो अध्यापक देखने आया था। आप लोग याद रखिएगा। और विखन टोला गांव कहाँ पे है। तो विखन टोला गांव बिहार में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर आप लोग याद रखिएगा राम प्रवेश राम था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो दलित ग्रामवासी पुरुष जो है उसकी कथा कौन सी है, तो क्रमवीर कथा उन्हीं की कथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो आप लोग याद रखिएगा चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार आप लोग याद रखिएगा कौन है, तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर सी इसका रामायण की रचना आप लोग याद रखिएगा वाल्मीकि जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या आप लोग याद रखिएगा 4 होती है। और वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो व्याघ्रपथिक कथा जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा ये लिया गया है हितोपदेश ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा था। तो व्याघ्रपथी कथा में जो बाघ था वो आप लोग याद रखिएगा बूढ़ा बाघ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पथिक कहाँ फंस गया। तो पथिक जो था वो आप लोग याद रखिएगा कीचड़ में फंस गया। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दानवीर कौन था। तो दानवीर आप लोग याद रखिएगा कर्ण था। और आप लोग याद रखिएगा कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर जो था वो राम प्रवेश राम था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कर्ण किस देश का राजा था। तो जो कर्ण थे वो अंग देश के राजा थे, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बैर से बैर का समन क्या है। तो बैर से बैर का समन असंभव है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। तो अपना और पराया की गणना करते हैं छोटे दिल वाले यानी कि लघु चित्त वाले, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यभट्टम किसकी रचना है। तो आर्यभट्टम आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक आप लोग याद रखिएगा स्वामी दयानंद है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि छात्रों के लिए तप क्या है। तो छात्रों के लिए तप है अध्ययन करना यानी कि पढ़ाई करना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा आप लोग याद रखिएगा सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा आप लोग याद रखिएगा स्त्रियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में आप लोग याद रखिएगा पदात्मक मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोप उपनिषद का क्या है मूल मंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी कि पद है। तो मंगलम पाठ में आप लोग याद रखिएगा कुल मिलाकर के 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह आप लोग याद रखिएगा हिरण्मय पात्र से ढका है यानी कि सोने के पात्र से ढका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो स्वर्णमय पात्र से आप लोग याद रखिएगा सत्य का मुंह ढका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है। तो नदियां जो है वो नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा होता है आत्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि नदियां जो है वो समुद्र में नाम और रूप को छोड़ करके मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देव मार्ग का विस्तार होता है कैसे। तो देव मार्ग का जो विस्तार होता है वो सत्य से होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि
पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु यानी कि पुल है? तो पटना में गंगा सेतु पर आप लोग याद रखिएगा गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो कूटनीम काव्य के रचनाकार आप लोग याद रखिएगा दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है ये बिहार राज्य की राजधानी अभी भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त ने काव्य मीमांसा की रचना की थी, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था ये पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है ये पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा मध्यकाल से हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर की पल्लिका देवी कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। पटना नगर की पल्लिका देवी पटन देवी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह ऐसा किसने कहा था? तो पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा ऐसा किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आप लोग याद रखिएगा सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आप लोग याद रखिएगा गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार की व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचयिता आप लोग याद रखिएगा विद्यापति जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? तो वास्तविक आलसियों की संख्या आप सभी लोग याद रखिएगा 3 थी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आप लोग याद रखिएगा आलस्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर जो थे ये मिथिला के मंत्री थे और ये कैसे थे? तो दानशील थे, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि आलसाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो आलसाला में आग लगाने के बाद 3 लोग नहीं भागे और वही 3 लोग वास्तविक आलसी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है वो आलस्य को आप लोग याद रखिएगा शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायनमान हो गए? तो आप लोग याद रखिएगा कि घर में लगी आग को देखकर के कौन लोग भाग गए? तो जो धूर्त लोग थे वो भाग गए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को आप लोग याद रखिएगा केस पकड़ करके बाहर किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आलसाला के कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री मैंने आपको बता दिया है कि वीरेश्वर थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बनावटी आलस्य दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस्य दिखा करके जो धूर्त लोग थे वो भोजन ग्रहण करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आलसाला में आग किसने लगाई थी? तो आलसाला में आग लगाई थी आलसाला के कर्मचारियों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर आप लोग याद रखिएगा मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर जो था वो दयालु मंत्री था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी जो है इनका उपनिषद आप लोग याद रखिएगा मुंडकोप उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन
वर्णन है तो ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्युत राय का समय क्या था। तो अच्युत राय जो थे इनका समय आप लोग याद रखिएगा 14वीं शताब्दी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे। तो याज्ञवल्क्य जो थे वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को क्या किस चीज की शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में आप लोग याद रखिएगा किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनक की सभा में शास्त्रास्त्र कुशला कौन थी। तो आप लोग याद रखिएगा जनक की सभा में शास्त्रास्त्र कुशला कौन थी, तो वो गर्गी थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो अच्युत राय आप लोग याद रखिएगा विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य कैसा है। तो संस्कृत साहित्य आप लोग याद रखिएगा विपुल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा। तो दंडी ने सर्व शुक्ला कहा था, आप लोग याद रखिएगा किसको, तो आप लोग याद रखिएगा विजयांका को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि यानी कि मातृभूमि कैसी है। तो भारत भूमि जो है वो विशाल है, निर्मला है और वात्सल्य है, यानी कि ए बी सी तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है। तो भारत महिमा पाठ में कुल मिलाकर के 5 पद है, यानी कि 5 मंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए। तो भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सभी को भारत की पूजा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं। तो भारत भूमि का गुणगान देवतागण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। तो शैक्षणिक संस्कार आप लोग याद रखिएगा 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार आप लोग याद रखिएगा 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो सप्तपदी कर्मकांड जो है ये आप लोग याद रखिएगा विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म पूर्व आप लोग याद रखिएगा 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान होता है संस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है। तो किसान संस्कार को गोदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो मनुष्य जो है वो गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश करता है, तो क्षौर कर्म के बाद प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शैशव यानी कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में आप लोग याद रखिएगा 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा आप लोग याद रखिएगा ये होती है योग से। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो सुख देने वाली आप लोग याद रखिएगा अहिंसा है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर आप लोग याद रखिएगा मंत्री विदुर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोक पाठ जो है वो विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सतत प्रियवर्ती लोग होते हैं। तो सतत प्रियवर्ती लोग जो होते हैं वो सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा आप लोग याद रखिएगा ये होती है वृत्ति से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर कि क्षमा किसका नाश करती है, तो क्षमा जो है वो आप लोग याद रखिएगा क्रोध का नाश करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा आप लोग याद रखिएगा सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्मवीर राम परवेश राम परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार की कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन ने भिक्खन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो प्रशासन ने भिक्खन टोला से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो लक्ष्मी जो है वो परिश्रमी के पास जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो कर्मवीर कथा जो पाठ है इसमें आप लोग याद रखिएगा इसमें राम परवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राम परवेश राम का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो राम परवेश राम का जो जन्म है वो हुआ था भिखनटोला गांव में। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो आप लोग याद रखिएगा गुजरात राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक आप लोग याद रखिएगा स्वामी दयानंद है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।